Assalamualaikum dear students, welcome to your biology class. I am your teacher Khadija and today we are going to study our chapter number 1 Introduction to Biology. आज हमारे इस चैप्टर का है lesson number 3 that is relationship of biology with other sciences. At the end of the lesson you will be able to link the study of biology with that of physics, chemistry, mathematics, geography and economics. आज के इस लेसन में हम देखेंगे कि बायोलॉजी का दूसरी साइंसेस के साथ क्या लिंक है और कैसे बायोलॉजी दूसरी साइंसेस के साथ रिलेट करती है. ईच ब्रांच ऑफ साइंस हैज़ रिलेशनशिप विद ऑल अदर ब्रांचेस. For example, when we study the process of movement in animals, the biologists have to refer to laws of motion in physics. This forms the basis of interdisciplinary sciences. इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस का मतलब ये है कि साइंस के जो डिफरेंट डिसिप्लिन्स हैं, डिफरेंट फील्ड्स हैं, लाइक साइंस, फिजिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस, केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस, बायो इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस. जब हम दो ब्रांचेस को इंटर रिलेट करते हैं तो उस साइंस को हम कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस. अगर एनिमल्स की मूवमेंट को हमने स्टडी करना है तो उसके लिए हमें लॉज ऑफ मोशन को वहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा. लॉज ऑफ मोशन कम अंडर द हेड ऑफ फिजिक्स और मूवमेंट ऑफ एनिमल्स आती है बायोलॉजी में. इन दिस वे बायोलॉजी एंड फिजिक्स आर कंबाइंड. बायोलॉजी एंड फिजिक्स विल बी कंबाइंड एंड विल बी स्टडीड अंडर द सेम हेड. सो दिस इज इंटरडिसिप्लिनरी साइंस, जिसमें हम डिफरेंट डिसिप्लिन्स को एट द सेम टाइम स्टडी करते हैं बाय रिलेटिंग दैम. Here you can see an image of relationship of biology with other sciences. इसमें सबसे पहले हम देखते हैं बायोलॉजी को केमिस्ट्री के साथ. अगर बायोलॉजी को केमिस्ट्री के साथ हम कंबाइन करें, इट मीन्स दैट इफ़ वी स्टडी द केमिस्ट्री ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दिस विल बी कॉल्ड एज बायोकेमिस्ट्री. फॉर एग्जांपल, फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जो कि प्लांट्स में होता है. रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस दैट इज occurring in both plants and animals. Photosynthesis and respiration, these are two reactions. So यहाँ पे हम chemistry को apply करेंगे in living organisms. So this will be called as biochemistry. Similarly, we have biophysics. In biophysics, we will be studying different phenomena that are occurring in the living organisms with the help of physics. For example, movement of muscles. This is occurring in living organisms, but we will be studying the movement of muscles by applying different laws of physics. So this will be biophysics. Here we have another interdisciplinary field, that is bioeconomics, biomathematics and biogeography. हम इन सारी fields को one by one study करते हैं. First we have biophysics. Biophysics deals with the study of principles of physics which are applicable to biological phenomena. ऐसे principles physics के जो कि biological phenomena के लिए में apply होते हैं, उनको हम कहते हैं biophysics. For example, जब हम study करते हैं movement of animals को, उसमें particularly अगर हम बात करते हैं movement of limbs की, तो उसमें क्योंकि movement of animals की बात हो रही है, that is biology. और जब हम मूवमेंट की बात करेंगे तो मूवमेंट में हम फिजिक्स के प्रिंसिपल्स, फिजिक्स के लॉज अप्लाई करेंगे. सो दिस विल बी बायोफिजिक्स. यहाँ पे एग्जांपल आपके पास इस तरह से है कि अगर हम एफर्ट लगाते हैं, यानी कि फोर्स लगाते हैं, तो लोड को उठाया जा सकता है. सिमिलरली वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ वर्किंग ऑफ अ ह्यूमन आर्म. हेयर वी हैव एल्बो and here we have muscles. When we will apply force here, then we can bend our arm. So the bending of the arm actually comes under the laws of physics. So here we are studying the biology with the help of physics. So this is biophysics. Next branch is biochemistry. बायोकेमिस्ट्री में हम ये स्टडी करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं और जो डिफरेंट प्रोसेस हो रहे हैं, रिएक्शंस हो रहे हैं, उनकी केमिस्ट्री क्या है, उनके अंदर कौन से केमिकल्स इन्वॉल्व हैं. लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो प्रोसेस हो रहे हैं उनमें कौन से केमिकल कंपाउंड्स इन्वॉल्व हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो रिएक्शंस हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं, उनमें क्या रिएक्टेंट्स हैं, उनमें क्या प्रोडक्ट्स हैं, ये सब हम स्टडी करते हैं इन बायोकेमिस्ट्री.
Example is the study of basic metabolism of photosynthesis and respiration involves the knowledge of chemistry. फोटोसिंथेसिस में हमने ये देखना है कि किस तरह इसके अंदर जो रिएक्टेंट्स थे वो क्या थे, उसकी प्रोडक्ट क्या थी, उस वक्त जब ये रिएक्शन हो रहा था तो उस वक्त एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या थी, ये सब कुछ हम स्टडी करते हैं केमिस्ट्री में. बट एज अ फोटोसिंथेसिस इज अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सो दिस इज बायोकेमिस्ट्री. Next branch is biomathematics or biometry. Biomathematics mean we are applying the mathematical techniques and mathematical tools to study different biological processes. फॉर एग्जाम्पल हम कोई लैब वर्क कर रहे हैं परफॉर्म, और उसमें हम कोई बायोलॉजिकल फिनोमिना को स्टडी कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल हम डीएनए का एनालिसिस कर रहे हैं. उस डीएनए के एनालिसिस के अंदर हम जब कर रहे होंगे तो हमें डिफरेंट मैथमेटिक्स के रूल्स अप्लाई करने पड़ेंगे, मैथमेटिक्स की टेक्निक्स अप्लाई करनी पड़ेंगी. सो हमारी आज की कोई भी ऐसी रिसर्च नहीं है जिसमें मैथमेटिक्स अप्लाई ना होता हो. तो मैथमेटिक्स के रूल्स की एप्लीकेशन while studying different biological phenomena, this is biomathematics or biometry. Here we have a honeybee structure. हनीबी का आपको स्ट्रक्चर दिखाया गया और इसमें आप ये देख सकते हैं कि हनीबी के जो सेल्स हैं दे आर ऑफ शेप ऑफ अ हेक्सागन. तो ये जो हेक्सागन शेप है दिस रिलेट्स टू मैथमेटिक्स. तो हम जितने भी बायोलॉजिकल फिनोमिना को स्टडी करते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं, इन वन वे और द अदर वी अप्लाई डिफरेंट मैथमेटिकल रूल्स एंड टेक्निक्स टू स्टडी द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड द प्रोसेसेस अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. नेक्स्ट ब्रांच इज बायोजोग्राफी. बायोजोग्राफी मीन्स, जोग्राफी का मतलब ये है कि डिफरेंट जो हमने प्लैनेट अर्थ को जियोग्राफिकल रीजन्स में डिवाइड किया गया है उसमें हम देखते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैसे हैं. बायोजोग्राफी मीन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स ऑन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड. वर्ल्ड को हमने डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स में डिवाइड किया. फॉर एग्जांपल हमने वर्ल्ड को डिवाइड किया हुआ है इनटू 7 कॉन्टिनेंट्स. तो इन 7 कॉन्टिनेंट्स में कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं और वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है क्या वो दूसरी कॉन्टिनेंट पे है या नहीं है, कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म किस कॉन्टिनेंट पे ज़्यादा है, इसकी क्या रीजंस हैं, और हम कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनकी किस कॉन्टिनेंट में अकरेंस ज़्यादा है, उसकी क्या रीज़न है, और हमें इसकी अगर इसकी डिवीजन हमने इस तरह से की हुई है वर्ल्ड की इनटू डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स, तो उसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डिवीजन करने में भी हम डेफिनेटली ईज रहता है. और हम जैसे कि एग्जांपल आपके लिए है कि कैंगरू इज़ फाउंड इन कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया. तो कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया में अगर कैंगरू रहता है तो कैंगरू का अगर हम देखेंगे कि लाइफ स्पैन क्या होता है, उसकी डिफरेंट फीडिंग हैबिट्स क्या हैं, उसको तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया का एनवायरनमेंट कैसा होगा. सो दिस इज ऑल स्टडीड इन बायोजोग्राफी. Here you can see a picture in which Earth is divided into 7 continents and few of the living organisms are also being shown in this picture. It also applies the knowledge of characteristic of particular geographical region to determine the characteristic of living organisms found there. I have discussed with you this point earlier कि जब एक living organism एक particular geographical region में होगा तो definitely उस living organism के जो characteristics होंगे वो हमें बताएंगे कि उस particular geographical जो region है उसके अपने क्या characteristics हैं. नेक्स्ट फील्ड इज़ एक्चुअली बायोइकोनॉमिक्स. बायोइकोनॉमिक्स का मतलब ये है कि हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू. फॉर एग्जांपल क्रॉप प्रोडक्शन जो है वो इट इज़ स्टडीड इन द बॉटनी. सो बॉटनी इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी बट वी स्टडी द कॉस्ट वैल्यू, प्रॉफिट वैल्यू ऑफ द यील्ड ऑफ द क्रॉप थ्रू बायोइकोनॉमिक्स. बायोइकोनॉमिक्स के रूल्स को अप्लाई करके हम देखेंगे तो हम ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इस क्रॉप की प्रोडक्शन से हमें क्या बेनिफिट्स होंगे, इस क्रॉप की प्रोडक्शन का टाइम कितना होगा, इसमें हमें क्या ऐसी रिक्विजिट्स होंगे जिससे क्रॉप प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया जा सकता है और फिर हमें उसमें कैसे फाइनेंशियल बेसिस पे फ़ायदा हो सकता है. सो दिस इज़ स्टडीड इन बायोइकोनॉमिक्स.
This was all about today's lesson. I hope I have clarified all the points. This is time to say you Allah Hafiz.